बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में गैर मुतवक्को तौर पर एक ऐसी कामयाबी हासिल की जब न्यूजीलैंड की जानिब से, कीवी टीम की जानिब से 400 रन स्कोर कर दिए गए। तो एक लम्हे को यह लग रहा था कि यह मैच पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जहां बेंगलोर में हमने देखा कि एक तरफ बारिश बरसी, वहीं दूसरी तरफ फखर जमान के बल्ले से रन्स बरसे और कीवी टीम इन रन्स और बारिश के पानी में बह गई और पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस सिस्टम के जरिए तकरीबन 21 रन से कामयाबी मिली और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स की दौड़ के लिए अब भी जिसे कहते हैं टॉप 5 टीम्स में मौजूद है। और अब अगला जो मुकाबला होगा उसके बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल्स में रसाई की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, खासकर पॉलिटिकल टॉपिक है पहले सेगमेंट का, दूसरे सेगमेंट में हम इकॉनमी पर बात करेंगे और तीसरे सेगमेंट में दहशतगर्दी की लहर पर। सबसे पहले पॉलिटिकल सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के नतीजे में 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख सामने आ चुकी है। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने की जरूरत है। गुज़िश्ता अगर हम 5 साल को देखते हैं, 5 साल में चाहे 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हो या 16 माह पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत की, क्या ये सियासी जमातें जो पीडीएम में थी या उनकी जो हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने 5 साल में कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि वो आवाम के पास अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएं या सिर्फ नारों और बयानियों की बुनियाद पर जाएंगे? पॉलिटिकल टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदुखेल साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे और JUIF के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। चाहूंगा पहले मेरी कोशिश थी कि मैं आगा शाहजेब से इब्तदा करूं, लेकिन जब बात कर रहा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड की तो कादिर मंदुखेल से इब्तदा करते हैं। कादिर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी अभी तक देख रही है या अभी तक वही रोना है कि नहीं नजर आ रही? देखिए, रोने की क्या बात है, मैं वकील हूं, दलाइल के साथ बात करूंगा। बिल्कुल। आप मुझे पाकिस्तान 77 साल तारीख में और उससे पहले अंग्रेज की 100 साल तारीख में ऐसा कोई मिसाल आप मुझे बता सकते हो? मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए कि अगर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील का टाइम होता है 20 दिन, बाकी अदालतों का होता है 1 महीना, हम 2 दिन अगर लेट होते हैं तो पूरे लाइब्रेरी सर पे उठा के और अदालत के सामने पेश करते हैं कि फलां की माँ मर गया, फलां के बाप मर गया, कागज नहीं मिले वगैरह वगैरह। कोर्ट कहते हैं सॉरी, टाइम बार्ड। तो यहाँ कौन सा टाइम लिमिट है कि पहले नवाज शरीफ साहब 6.5 साल बाद आए और उस पर अपील मंजूर हो गई, आज 4 साल बाद आ गए और वो भी इलेक्शन के लिए आए, अदालत में आज भी नहीं आए इलेक्शन लड़ने के लिए। और फिर में वो कहता है मैं लिख के देता हूँ कि मैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जिसे हम सफीर कहते हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और फिर जब यहाँ उतरते हैं तो नादरा का स्टाफ एयरपोर्ट पे उनसे अंगूठे लगवाते हैं। कादिर साहब जब 16 माह की हुकूमत थी, कादिर मंदुखेल साहब सिर्फ 1 मिनट, मैं अगर अपने सवाल पर आने की कोशिश करूंगा। जब 16 माह की हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ के साथ, आप लोग जिसे कहते हैं उनकी जमात के साथ, हमें बगलगीर में जी जुमला मुकम्मल कर लें और लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते क्या है, अगर उसको प्रिसाइज कर सके ताकि मैं आगा शाहजेब से जवाब लूं। जी 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 बिल्कुल, इसी वजह से मैं दलाल के साथ बात करूं। उसके बाद एक नादरा की टीम जो कि आम लोग लाइनों में लगे रहते हैं शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, हम एज ए वकील सुप्रीम कोर्ट के लाइन में लगे रहते हैं अपनी अंगूठा लगवाने के लिए, फेडरेट करने के लिए, और नादरा की टीम नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और उनसे अंगूठे लगवाता है। फिर एक बावर्दी शख्स जो कोई आम आदमी, मुझे और किफायतुल्लाह साहब जैसे वर्कर जो ना वो मुलाकात भी नहीं कर सकते, DIG लेवल का, वो उसको सल्यूट मारते हैं कौन से कानून, कौन सी आयत आइन के मुताबिक। और उसके बाद अगर मैं तौकीर शाह की बात करूं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को चलाता है, वो शहबाज शरीफ के बाद काकड़ साहब का भी वही होता है। अब उनको प्रमोट करके जो ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है, 7 वजीर इनके। आप सिर्फ इन्हीं चीजों को कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है या कोई और चीजें भी है? मेरे भाई मोहतरम, मुझे एक बात बता दो, अगर यही चीजें तराजू का पल्ला एक तरफ बारी चल रहा होगा तो आप उसको क्या कहेंगे? अभी से एक शख्स, मैं नहीं कहता हूं शहबाज नवाज शरीफ साहब का केस जेन्युइन है,
झूठा केस है, मगर पाकिस्तान की अदालतों के कागज में तो वो सजा याफ्ता है ना। चलें कादिर साहब, आगा शाहजेब से कौन से कानून के तहत? कादिर साहब, आगा शाहजेब से आपके इब्तदाई बयानिए का जवाब लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगा, जो कादिर साहब ने बात की है, उनका मियां साहब का जो आना है, जो अदालतों की ट्रीटमेंट है, उस पर सवालिया निशान तो लगते हैं, लेकिन क्या ये वही मतलब जो कादिर साहब का इल्जाम है कि चौथी बार वजीर आजम के लिए मामलात बराबर हो चुके हैं और उनके इल्जाम ठीक है? थैंक यू शाहिद साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। कादिर साहब की मैंने बात सुन ली। कादिर साहब ने कहा कि जी वो आए और वहाँ पे अमला खड़ा था, और मेरे ख्याल में कादिर साहब अगर वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी वो मुजरिम है, जो कि एक झूठे केसेस हैं, हम सबको पता है कि वो झूठे केसेस में जो है ना उनको जो है वो वहाँ पे ट्रायल उनका किया गया और सज़ा दी गई उनको, लेकिन यहीं पर हम ये भूल जाते हैं कि वो 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म बने। तो एक साबिक वज़ीर आज़म आ रहे हैं, इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है, आपको पता है एक थ्रेट्स का मसला है, उनकी ट्रैवलिंग का इशू है। तो पहला कि जी वो नादरा का वहाँ पे स्टाफ क्यों आया था, तो नादरा का स्टाफ क्योंकि उनके जो वो बायोमेट्रिक्स के उन्होंने जो वो पिटीशन फाइल की थी अपनी, जो केस थे जो उनका इशू था वो, तो उसके लिए वो ऑब्वियसली उनकी मूवमेंट का इशू था, तो मूवमेंट तो हर वक्त कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जी डीआईजी साहब ने क्यों नहीं सल्यूट किया, तो ऑब्वियसली एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो बाय प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल में भी है कि आपके जो है ना वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को वो एक उन्हें सल्यूट कहें या एक सलामी कहें या प्रोटोकॉल उन्हें मिलता है वो। तो और सबसे बड़ी बात वो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कादिर साहब अपनी बारी कादिर साहब अपनी बारी पे बात कीजिएगा, पहले आगा साहब को कंप्लीट करने दें। तो सही कर दे, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर सजाया था, अल्लाह के खौफ का ले भाई। कादिर साहब मैंने कहा उन्हें कंप्लीट करने दें, उसके बाद आप जरूर अपना लुकमा दे दीजिएगा। जी आगा। और सबसे बड़ी बात कि वो सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के, लेकिन आगा एक सवाल ये भी तो है ना कि अगर मियां साहब जिस दिन आए, इस्लामाबाद लैंड किया, यहां से बायोमेट्रिक करवाया, लाहौर गए, जलसे से खिताब किया, एक आर्ग्यूमेंट ये फैसिलिटी आगा शाहजेब को, कादिर मंदोखेल को, मुफ्ती किफायतुल्लाह और शाहिद को हासिल नहीं हो सकती। अगर वो आते, सीधा कोर्ट ऑफ लॉ जाते, सरेंडर करते, अदालत अगर उन्हें 2 दिन के लिए जेल भेजती, आपका 21 अक्टूबर का जलसा 23 अक्टूबर को हो जाता, क्या इशू होता? अदालत के सामने भी आप सुरखरू होते, लॉ ऑफ लैंड के सामने भी सुरखरू होते। आप कहते हैं कि जी अदालत में जाते या जेल जाते, किस कानून में या किस जुर्म में वो जेल जाते? या भाई जब हम यहाँ पे बैठ के खुद कादिर साहब ने अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू इस बात से की कि जी वो झूठे केसेस थे, जब मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो झूठे केसेस है, तो वो झूठे केसेस में क्यों जेल जाएंगे? मतलब ये तो आप बिला वजह आप अपने सवाल भी खुद कर रहे हैं और जवाब भी आप खुद दे रहे हैं। सही। तो वो क्यों जाते झूठे केसेस में जेल? सही। चले, मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह को आगे ऐड करता हूं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड पे सवाल का मुझे मुफ्ती साहब अभी तक हमारे साथ नहीं। आगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी ने जो भी इल्जामात लगाए उनका ये इल्जाम है कि आपके कैबिनेट में मिनिस्टर्स मौजूद हैं, इसके अलावा तौकीर शाह साहब मौजूद हैं, मियां साहब की जो ट्रीटमेंट है उससे उन्हें लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सिंध में, बलूचिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड है, केपीके में है, पंजाब में चलने नजर आ रहा है कि जी पंजाब में आप लोग इस वक्त जिसे कहते हैं वो ऑल एंड आउट बैटिंग कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता है किसे कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर तौकीर साहब ने तो ऑब्वियसली मतलब अगर वो एसपीएम थे तो उन्होंने कंटिन्यू करना था, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और वो आगे चले गए। जहाँ तक ये कह रहे हैं काबीना में उनके मेंबर्स हैं, तो काबीना में इनके भी मेंबर हैं जो इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो तो पीएम पीपल्स पार्टी की जो है वो रिकमेंडेशन है और उन्हीं की, इनफैक्ट वो तो उनके कैंडिडेट भी थे, पीएम के नॉमिनी भी थे। तो ये कहना कि जी कैबिनेट में उनके मेंबर शामिल हैं। मतलब आप कह रहे हैं फवाद हसन फवाद और आहद चीमा इसलिए भी जस्टिफाइड हैं कि वहां पे जलील अब्बास जिलानी मौजूद, बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, बताएं कादिर साहब, अब आप तौकीर शाह साहब का हवाला दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जलील अब्बास जिलानी आपके नॉमिनी थे, आज फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो काबीना में तो आपके लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर एक शख्स का नाम रिकमेंड करना और एक शख्स मियां साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना और आज चीमा बकायदा मुलजिम रहा, मेरे भाई रिन साहब थोड़ा सा आप इंसाफ करें, इसमें फर्क है। नंबर एक बात। दूसरा, मोहतरम आगा शाहजेब साहब फरमा रहे कि भाई वो झूठे केस में जेल क्यों जाए, वो भाई मैं भी कहता हूँ झूठे केस है, मगर पाकिस्तान की अदालतों के कागजों में तो वो मुजरिम है ना। सही। या उससे भी आपके इनकार कैसे करेंगे? और अगर आप नहीं मानते हो तो फिर जमानत क्यों ली थी? फिर तो आप बोलते हैं मैं नहीं मानता हूं किसी अदालत को, किसी जेल को। तो मेरे भाई, झूठे केस में भी आपको अदालत के सामने पेश होना पड़ता है, सरेंडर होना पड़ता है। और पाकिस्तान की 77 तारीख में यह पहला केस है जो एक इश्तिहारी मुजरिम को, मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान की अदालतों के कागजों में, उस शख्स को बेल मिलती है।
मेरे 30 साल प्रैक्टिस के, 77 साल पाकिस्तान की, 100 साल की अंग्रेज का, ये दूसरा मिसाल है जो नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं पहले। अच्छा चले एक सवाल यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अच्छा आगा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल अभी तक रहता है। आगा साहब अपनी बात ऐड कर लें तो मैं कादिर साहब आपके सामने सवाल रखूं। वो झूठे हैं और आइन है और अदालतें हैं, अदालतों का सद एहतराम हम सब करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। तो इस हिसाब से तो मैं कहता हूँ जिस तरह आप भुट्टो साहब को जो है वो जिस तरह एक गलत केस में हम सब ये कहते हैं, हम सब मानते हैं कि वो एक जुडिशियल मर्डर था, लेकिन वो किया गया, लेकिन हम उसे नहीं मानते आज तक। तो इसे हम उसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि जी क्योंकि अदालत ने वो कहा था तो वो ठीक था, वो ठीक था, हम ये नहीं कहते। आप भी मान रहे हैं ये बात। में वो केस चल रहा है, आज भी हम उसकी अपील दाखिल किया हुआ है, आज भी सदारती रेफरेंस दाखिल है। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उठा रहे। अच्छा कादिर साहब मेरे सवाल पर आइएगा कि माथे पे काला कलंक है। कादिर साहब मेरे जैसे वो जो काला कलंक है उसको साफ करने के लिए, उसको न धोने के लिए केस को पेंडिंग में रखा है। एक सदारती ऑर्डिनेंस, सदारती रेफरेंस आसिफ अली जरदारी साहब की आज भी सुप्रीम कोर्ट की अलमारी में सड़ रहा है। सर वो आपकी हुकूमत में जमा हुआ, आपकी हुकूमत में टेकअप नहीं हो सका, ये भी नाकामी फिर आप लोगों की है। आप लोगों ने अपनी हुकूमत में जमा कराया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जमा कराया। ओ मेरे भाई सुन ले, देखिए मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल गलत मिसाल दे रहे हो। हमारी हुकूमत में हम केस को ये नहीं उठा सकते जिस तरह नवाज शरीफ साहब का। हमारी हुकूमत में क्योंकि पिछला केस था, हमने सदारती रेफरेंस दाखिल किए। अच्छा चले मेरे सवाल पे आ जाएं कादिर साहब, मेरे सवाल पे आ जाएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में अलग अलग नहीं देख रही, या सिर्फ जो मियां साहब की आने की वेलकम ट्रीटमेंट थी उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है? देखिए मैंने 3-4 मिसालें सुनाई, आपको दोहरा दी है। उसके अलावा क्योंकि मैं जिस कमेटी को हेड कर रहा था नेशनल असेंबली का, उस कमेटी में पावर डिवीजन के दूसरे डिपार्टमेंट की जितने भी सरबराह आते थे वो सारे के सारे आज भी नू लिखे, साबिक एमपीए, साबिक एमएनए, मैं आपको पूरे लिस्ट दे सकता हूं, अपना प्रोड्यूसर साहब को बोल दूं निकाल दे। और फिर उसके बाद आप मुझे एक चीज ये बताओ कि ये सारी चीजें सिंध में तुम तक है, एक एमपी एक एमएनए नहीं था। बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा में भी यही सूरत हाल है। और जनूबी पंजाब में उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश करके आईपीपी कगड़ा खड़ा कर दिए। बलूचिस्तान में बाप पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत किए, 2 हफ्ते के बाद वो नून लीग में शामिल हुए। और आप मुझे बता दो, आपने भी सियासत देखी है इस तरह, या कफायतुल्लाह साहब से पूछो, अगर कोई बंदा जाता है और 1-2 हफ्ते के बाद वो दूसरी पार्टी जाता है तो उसका मतलब कहां से इशारा है? चले 1 मिनट आगा जी, आगा का अपना ताल्लुक भी बलूचिस्तान से ही है। आगा देखें, ये गिला तो उनका ठीक है, उन्हें एक आसरा था आईपीपी मिलने का, साउथ पंजाब में जो नंबर्स मिल रहे थे वो आईपीपी ले गई, और बलूचिस्तान में आप लोगों ने जो है ना, जो लोग पीपल्स पार्टी जाने के लिए बिलावल हाउस के इर्द गिर्द घूम रहे थे, सुना आजकल जाती उमरा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो बनता है। शायद साहब आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, आज से कोई 3 साल पहले जो है ना, मैंने ये शो में कहा था कि जी अब आप कहेंगे जी उस तो आपको कैसे पता चला, तो 3 साल पहले भी मैं कह रहा था कि बलूचिस्तान में हुकूमत नून लीग ही बनाएगी। आज भी मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं ये कहूँ कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि जी पहला जो एक ट्रांच जो है ना एमपीएस का, या बाप पार्टी के जितने भी नुमाइंदे थे, चंद एक उनमें से 4 एमपीएस थे, और कुछ उनके जो ऐसे शख्सियात थे जो उनके टिकट पे जो है ना वो इलेक्शन लड़ के वहाँ पे, तो वो पीपल्स पार्टी चले गए। तो फिर हम ये कहने लगे कि जी सबको पीपल्स पार्टी बुला रही है या ले जाया जा रहा है, लेकिन माहौल आगा बन गया था, सब जा रहे थे बिलावल हाउस के इर्द गिर्द, लोगों ने फ्लैट तो फिर हम ये कहेंगे जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी नून लीग के लिए उस वक्त भी। ये एक जमहूरी निजाम है, जमहूरी निजाम में जिसका जहां पे हमारे ताल्लुकात पहले भी थे उनके साथ, हमने उनकी अप्रोच की। आज से 2 साल पहले भी मैंने इन्हीं में से चंद लोग जो आज शामिल हो रहे हैं, इनसे हमने अप्रोच किया, इनसे हमने बातचीत की, इनके कुछ खदशात थे, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो हमने दूर किए। उसके बाद मियाँ साहब से मेरी अपनी मुलाकात हुई, वहाँ पे इस चीज़ पे बातचीत हुई। वापस जब आए तो उसमें दोबारा हमने तब मामला को ज़रा तेजी से बढ़ाया हमने। और आपको पता होगा पिछले दिनों डिनर भी हुआ था, एक्टिव हुए, तब तो मियाँ साहब तो आए भी नहीं थे, एक डिनर हुआ जिस डिनर में सबसे मुलाकात हुई। तो तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी? सही, ये लोग पहले भी, अच्छा मजे की बात 2013 में सारे नून लीग में थे, मेजॉरिटी नून लीग में थे। तो अब और ये कि जो कादिर साहब कहेंगे जी एक बंदा 2 हफ्ते पहले उस पार्टी में था और 2 हफ्ते बाद वो दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो ऐसे कौन सा शख्स है जो 2 हफ्ते बाद इस पार्टी में आया? और ये एक जमहूरी निजाम है। ये अगर 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, कादिर साहब से ये सवाल रखूंगा। कादिर साहब, ये बात अपनी जगह पे एक वजन रखती है
कि अगर साउथ पंजाब के लोग आईपीपी में ना जाते, पीपल्स पार्टी में जाते, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड थी। बाप के 4 एमपीएस जब आज से 6-8 महीने पहले, आगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी में 4 एमपीएस की शमूलियत हुई तो बलूचिस्तान में एक माहौल बना कि मुस्तकबिल में मरकज में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है। और मैं माजरत के साथ यह जुमला कहूंगा कि लोगों ने बिलावल हाउस के इर्द गिर्द फ्लैट्स ढूंढने शुरू कर दिए कि कभी भी जरदारी साहब मुलाकात के लिए बुला सकते हैं। बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूं। तो अगर वो आपको मिलते तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। आज आगा शाहजेब दुरानी या पीएमएलएन को मिल रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए, सिर्फ आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं। मेरे भी ओरिजिनली बलूचिस्तान ज़ोब से ताल्लुक है। बिल्कुल आपका जो ताल्लुक है। ठीक है, अब जब ये सारे लोग पीपल्स पार्टी में आए थे या आ रहे थे, तो वो कौन सी कुव्वत थी जिनने रुख 2 हफ्ते बाद जो ना मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़ दिए? यही तो गड़बड़ है, यही तो हम कहते हैं दाल में काला है। सही। तो सीधी सीधी बात है ना, ये लोग हमारे साथ थे और जब लाहौर में जरदारी साहब बैठ गए तो आपने देखा धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में लोगों ने शमूलियत की और एकदम आईपीपी जो ना आसमान से उतरी। तो ये कौन करा रहा है? तो भाई जो करा रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? 54 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? एक ऑर्डिनेंस जारी करा दे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, चारों सूबे में वज़ीर-ए-आला नून लीग के, खत्म हो जाएगी। कादिर साहब, फिर शॉर्टली आप ये एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई करेंगे कि जो लोग 6 महीने पहले 4 लोग आपके पास आए थे, फिर वो भी हम सवाल कर सकते हैं किसी इशारे पर आए होंगे, जैसे आप आज कह रहे हैं कि वो इशारे पर वापस जा रहे हैं? देखिए, ये पीटीआई की 90% लोग पीपल्स पार्टी के थे, नंबर 1 बात। और फिर उस तरह उस वक्त न कोई इलेक्शन था, न कुछ था जब पीपल्स पार्टी में लोगों ने आना शुरू कर दिए, न इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ। जैसे नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पाकिस्तान में उतरने की तारीख देता है और दड़ादड़ी पत्ते सारे के। और मैं आपको याद दिला दूं, राना सनाउल्लाह साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का, उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब असेंबली में कहा, मेरे सामने कहा है, उस वक्त कहा है कि जब तक जीरो रिस्क वो नहीं होगा उस तक नहीं आएंगे। तो उसका मतलब ठीक हो गया कादिर साहब, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब गोल करने की कोशिश की। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड पे मुफ्ती किफायतुल्लाह को सवाल दोबारा कर ले मेरे भाई। सर, मैंने कहा कि जिन 4 लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की बाप से, अगर आज वो इशारे पर वापस जा रहे हैं तो उस वक्त भी वो इशारे पर आए थे या नहीं? नहीं, मैंने जवाब दे दिए, आपने खुद ही सुना। मैंने ये कहा कि उस वक्त ऐसे कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी। सही। ना इलेक्शन का शेड्यूल था, ना कुछ था। ये लोग जब आते हैं और नवाज शरीफ साहब का ऐलान होते हुए, चले ठीक हो गया, आपने क्लियर कर दिया, आपने क्लियर कर दिया। मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह की जानिब बढ़ूंगा। मुफ्ती साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा पीपल्स पार्टी कर रही है, जेयूआई फेक और केपीके और बलूचिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, और सुना है कराची में भी मौलाना कोशिश कर रहे हैं कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं मालूम कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड किससे लेनी है। अगर आवाम से लेनी है तो फिर तो आवाम ने अपना फैसला देना है, और खुफिया ताकतों से लेनी है तो ये तो गलत अमल है। इस वक्त लोग इक़्तिदार की कुर्सी को हासिल करने के लिए खाना बदोशों को अपने साथ मिला लेते हैं, कल फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और भाग जाते हैं। जब पीटीआई टूट रही थी तो हमारे यहाँ केपीके के अंदर परवेज खटक साहब और बहुत सारे लोगों ने हमारी जमात में शामिल होने के लिए कोशिश की, तो हमने तो उनको मौका नहीं दिया। हमने कहा आप मामूल के मुताबिक आए और मेरिट के मुताबिक अपना हिस्सा लें। लेकिन कोई आदमी समझे कि जेयूआई बराए इस्तेमाल है और हम इस पैराशूटर को लाएंगे और फिर वो वज़ीर-ए-आला, तो हमने इसका इनकार किया है। उस इनकार की वजह से उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, लेकिन हम प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया। यही काम मुस्लिम लीग उनको भी करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को करना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी करोगे और आवाम को आप मोबिलाइज करोगे, आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। और अगर किसी के इंतजार में होगे तो माफ कीजिए, वो तो आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो आपके गढ़ समझे जाते हैं, वहां पर आपको किसी किस्म की रुकावट या प्रॉब्लम का सामना नहीं है पीएमएलएन या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, वहां हम किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेते, खुफिया कुव्वतों का सहारा नहीं लेते। हम वहां पर आवाम से अपना राब्ता कायम है हमारा। हमारे बड़े बड़े जलसे हुए, एक जलसा हमारा हुआ
कर रहा हूँ। एक जलसा हमारा पेशावर में हुआ। ठीक, आपने कहा आवाम से रब्ता कायम है। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। आगा, आपके सामने एक सवाल ये रखने की कोशिश करूंगा, 16 माह की आपकी कारकर्दगी, क्या आप समझते हैं इस काबिल है कि आप आवाम के पास ले जाएं, या फिर सिर्फ आप 2013 की जो है ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को लेके 2023 का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं? और 16 माह की कारकर्दगी पे खुर्शीद शाह साहब तो माफ़ी मांग चुके हैं, आप लोग भी कोई माफ़ी वाफ़ी मांगेंगे या क्या करेंगे? हिकमत अमली क्या है, क्योंकि कारकर्दगी तो नज़र नहीं आती। शायद साहब आप कह रहे हैं 16 माह की कारकर्दगी, हमें ये देखें कि हमें किस हालत में, किस निज़ाम में वो हुकूमत मिली थी। एक तो 13 पार्टियों की जमा, मतलब एक अलायंस, और उसमें हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसमें जिस तरह के मसाइल हमारे पास थे, जिस तरह के इकॉनमी के इश्यूज़ थे, फ्यूल का इशू, फ्यूल ऊपर जा रहा है, डॉलर का इशू, इंडस्ट्री, हमें तो उसके इम्पैक्ट को रोकने में मेरे ख्याल में कोई 3 साल मजीद लगेंगे। 16 माह तो आप जो कह रहे हैं कि जी हमने बेहतरी तो बहुत दूर की बात है, उसको सिर्फ डैमेज कंट्रोल में ही कहीं 3 माह लगने थे। तो फिर आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? ये तो देखिए अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस को देख के मुझे नहीं लगता कि हमें जो है कोई ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरह के हमारे पास नंबर्स हमारे मौजूद हैं, और जिस तरह के हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो, या वो फेडरल के हवाले से हो, या KP के हवाले से हो, या सिंध में भी हमारे बहुत सारे जो है ना हमारे वहाँ पे, जैसे बशीर मेहमद साहब ने ज्वाइन किया है। हाँ, तो JUI फेज से भी आप अलायंस की बातें कर रहे हैं, MQM से भी बात, और ये जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम में आप जो है वो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, आप बातचीत करते हैं, डायलॉग जो है ना वो कोर इसके एक एलिमेंट है। तो ये हम इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, जैसे जब हम इलेक्शन के मराहिल में दाखिल होंगे तब हम देखेंगे, और उसके बाद फिर एक और मरहला आएगा। 16 माह की कारकर्दगी की आप बात कर रहे थे, मुझे अचानक याद आया सरदार अख्तर मेंगल साहब ने हालिया एक इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि PDM बनाना और हुकूमत गिराना और 16 माह हुकूमत करने के लिए PMLN PDM की जमातों ने उन्हें इस्तेमाल किया, और उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किया। सरदार साहब जो है ना, शायद साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी उम्र भी कोई तकरीबन 65 साल से ऊपर है, और वो सरदार अख्तर मेंगल के जो है ना वो साहबजादे भी हैं, और वो पहले CM थे, ये भी CM बने। तो मेरे ख्याल में ये कोई नौमौलूद तो नहीं कि जो ये कहें कि जी हमें इस्तेमाल किया गया, मतलब पहले क्या उन्हें खान साहब ने इस्तेमाल किया, फिर तो वो तो हर चीज़ में शरीक होते थे, हर फैसले में शरीक होते थे। जब PDM के जब वो हुकूमत गिराने के मामला थे, वो रात को भी मुझे याद है वो बैठे थे वहाँ पे, उन्हीं से जो है ना मामला तय पाए थे, तो वो भी उसमें विलिंगली उन्होंने पार्टिसिपेट की, वो बाहर से आए थे खुद। तो उसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि हमें इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल 16 महीने में उन्हें याद नहीं आई, ये बात कहीं पर फील नहीं हुआ उन्हें, और अचानक से उन्हें जब वो बाहर बैठते हैं, और जब उनके कुछ मामला कैबिनेट का हिस्सा थे, फेडरल कैबिनेट के 2 मेंबर उनके जो है ना हिस्से, 2 मेंबर्स थे उनके, और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी उनके पास, और बलूचिस्तान में भी जो है ना वो अपोजिशन की तरफ से भी फिर भी हुकूमत की साइड पे खेल रहे थे। लेकिन अब जब उनके कुछ मामलात बेहतर नहीं हो रहे, वहाँ पे उनका एक इशू चल रहा है, एक सर्टन जो कि एक बड़ा नाजायज सा इशू है, बिला वजह एक इशू जो है ना वो फॉर नो, जिसकी वजह से एक आम आवाम वहाँ पे जो है ना वो तकलीफ हो रही है, उसको वो डैमेज हो रहा है वहाँ पे, रागीर जो है ना वो बेचारे शहीद हुए हैं वहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि उनके इल्जाम में सदाकत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कादिर मंदोखेल साहब, सरदार अख्तर मेंगल ने जो बात की, पीपल्स पार्टी आज उससे एग्री करती है या आगा शाहजेब से मुत्तफिक है कि जो भी फैसले हो रहे थे इत्तफाक राय से हो रहे थे, दुरुस्त हुए या गलत हुए? जैसे खुर्शीद शाह साहब ने पॉलिटिकल करेज दिखाई, हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हम माफी चाहते हैं, हम उस हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा, पहले तो मैं अपने छोटे भाई दुरानी साहब के तस्दीक कर दूं, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने सरदार अताउल्लाह, जी सरदार अताउल्लाह के साहबजादे हैं, वो अख्तर मेंगल कह गए गलती से। अच्छा, दूसरी बात ये कि बिल्कुल हमने जिस तरह अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किया तो नून लीग उस वक्त भी कतरा रही थी। आप आखिरी दिन तक देख के रहनुमाओं के बयान थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप देखा बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह दुनिया की, पाकिस्तान की दुनिया की तारीखी मार्च 10 दिन और 10 रात रोडों पे। सर, लेकिन जो सरदार अख्तर ने इल्जाम लगाया जनरल बाजवा के लिए PDM इस्तेमाल हुई, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आगा तो कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल नहीं हुए। बहरहाल ये सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ, जमीयत के साथ, NP के साथ, MQM के साथ, ये सारी लाइनअप जो जरदारी साहब फरमा रहे कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तो शहबाज शरीफ साहब को तो मुस्लिम लीग नून के होते हुए, नवाज शरीफ साहब के होते हुए कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मगर वो जरदारी साहब ने बनाया। ये सारे इत्यादियों के साथ बात करके, उनको लाइनअप करके
अब फिर सब में से ज्यादा जो अक्सरियती हमारे 58 MNA थे, इनकी 82 थे, तो जलाजोन को ऑफर की कि आप ले ले उसमें। आपको याद होगा बिलावल साहब आखिरी दिन तक जो ना काफी दिनों तक जो ना वो हल्फ भी नहीं ले रहे थे, इस वजह से उन्होंने कहा भाई मैं नहीं बनना चाह रहा हूँ। तो बात ये है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें मायूसी शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हुई है कि उन्होंने कोई काम पे फोकस नहीं किया है। अख्तर मेंगल साहब की गिले शिकवे अपनी जगह पे, हमारे गिले कादिर साहब माजरत के साथ आपको यहाँ पे रोक रहा हूं, मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जैसे अख्तर मेंगल साहब को गवर्नमेंट जाने के बाद चीजें याद आई हैं, आपको भी गवर्नमेंट जाने के बाद याद आई हैं। मुफ्ती साहब आप लोग क्या JUI के दौरान भी कहा? अच्छा चलें, मैंने असेंबली के दौरान भी कहा। चलें ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया कि आपने असेंबली के दौरान भी कहा। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जैसे सरदार अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल हुए और पीपल्स पार्टी को 16 मई के बाद शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी याद आई, तो आप लोगों के भी कोई गिले शिकवे हैं या आप लोग कहते हैं नहीं 16 महीने जो भी था ठीक था? क्योंकि KP के 16 महीने भी आपके पास था, केयरटेकर गवर्नमेंट में भी आपके पास था। मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात पर कि हमने एक जिहाद किया और बहुत गलत हुकूमत को हमने हटाया। हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था, यही ऑप्शन था, या हम जाते इलेक्शन में या हम हुकूमत उठाते। हमने हुकूमत उठाया। ये बुरी बात है कि आदमी क्रेडिट खुद ले और डिस्क्रेडिट किसी और को दे। मैं अर्ज करता हूँ कि अच्छाइयाँ हुई या बुराइयाँ हुई, सही हम अपने हिस्सा के जिम्मेदार हैं। इतना वोट उठाएंगे तो हमारा हिस्से में आता है। सही जाहिर है कि वो PMLN जो थे वो स्टेक होल्डर थे, पीपल्स पार्टी का हिस्सा ज्यादा था। अब वहां पर कुछ अच्छाइयाँ भी थी तो हमारा क्रेडिट बनता है। और अगर बिलफर्ज तकदीर ज्यादा अच्छाइयाँ नहीं हो सकी और कुछ लोग मायूसी करते हैं तो हमें अपना वोट उठाना चाहिए। हम मजमूई लिहाज से खुश हैं कि हमने इमरान खान की। अच्छा अब जरा मेरे पास आखिरी मुफ्ती साहब 2 से 3 मिनट है। इलेक्शन का बाकायदा एक तरीके से 8 फरवरी की डेट आ गई है। कुछ जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां सियासी जमातों की भी हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो सियासी शिद्दत है इसे थोड़ा कम करने के लिए किसी पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है और तमाम सियासी जमातें किसी एक जगह पे बैठें और कुछ SOPs तय करें और फिर इंतखाबात की तरफ आगे बढ़े? बिल्कुल जरूरत है, बल्कि आज से 2 हफ्ता पहले मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आया था, सियासी जमातों को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ये मौलाना साहब का बयान है। हम चाहते हैं कि तरीकों को लेकर आगे न बढ़े, बल्कि एक मुनासिब माहौल क्रिएट करें। इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि इख्तिलाफ राय के लिए गालियां दी जाएं, नफरत को बोया जाए और हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाया जाए। मैं चाहूंगा यही सवाल कादिर मंदुखेल साहब के सामने रखूं। ठीक हो गया कादिर मंदुखेल साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी क्या इस बात को सपोर्ट करेगी कि अगर पॉलिटिकल लोग बैठते हैं और चेयरमैन PTI भी उस बैठक का हिस्सा हो और फिर कोई सियासी फैसला हो? देखिए, पहली बात तो मुफ्ती साहब ने बिल्कुल वही बात की है जो हम कहते आ रहे हैं कि हम अपनी हिस्से के जिम्मेदार हैं। जो हमारे पास वजारतें थी उनके हम जिम्मेदार हैं फुल फ्लेज। दूसरी बात यह कि पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून बाइकाट कर रही थी। ये बिलावल भुट्टो साहब थे, जरदारी साहब थे, जिन्हें सबको बरामदा किए कि जो गलती हम सब ने 1985 में की है, जिसके रिजल्ट में मुस्लिम लीग नून वजूद में आई, काफ लीग आई है, तो ये गलती दोबारा न किया जाए। तो ये बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी ने सबको राजी की है और इलेक्शन लड़ने की। और तीसरी बात ये कि अब इलेक्शन का दौर है। हमारा तो हमेशा से ये कहना है कि किसी सियासी पार्टी को, आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में एक भी सियासी कैदी आपके जेलों में पॉलिटिकल डायलॉग के लिए जरदारी साहब इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, जरदारी साहब तो हमेशा मुफाहमत का बादशाह कहते हैं उसको। वो हमेशा से उनके दरवाजे खुले रहते हैं, हमेशा से वो सियासी डायलॉग पे यकीन रखते हैं। आज भी हम रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद कुछ ज्यादा ही उसको जोश है या कुछ ज्यादा ही उनको ये ख्याल है कि हम वो करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो नून लीग ने ऊपर सतह पे तो बना ली है, मगर आवाम के सतह पे नहीं बना। आगा को लास्ट मिनट पे रिस्पॉन्ड करने दें। आगा मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की वजह से जो है ना नीचे किसी से बात नहीं कर रहे। पॉलिटिकल डायलॉग को अगर मियां साहब भी इनिशिएट कर लें तो पॉलिटिकल स्टेचर तो बढ़ेगा उनका। देखिए, मियां साहब जो है ना वो एक बड़े मजहबी सियासतदान है और सबसे बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं इस वक्त,
और उसके अलावा इस वक्त जो माहौल एक चल रहा है, देखिए हमारे पास एक अफगान इशू चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ वाक़यात कल भी हुए, जैसे हिंदुस्तान में हुए, आज भी कुछ हुए इस तरह के। तो इस तरह की सूरत में हमें एक मुल्की मफाद को बालातर रखते हुए अपने ज़ाती मसले मसाइल जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बढ़कर एक दूसरे के साथ बैठ के मुल्की मफाद में जो है ना हमें डायलॉग भी करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलके मुल्क की तरक्की के लिए काम करना। मियाँ साहब, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें मुमकिन तौर पे कब तक कर सकते हैं? मियाँ साहब अभी तो देखें ना ज़रा, वो 10 तारीख को, तो वो 10 तारीख के बाद ज़रा शुरू करेंगे दौरे चारों सूबों की, और उसके बाद फिर जो है ना ज़रा माहौल को देखते हुए उसकी मुताबिकत से जो है वो मुलाकातें उनकी होंगी। मतलब फौरी तौर पे कोई नहीं है, 10 तारीख तक पहले वो सूबाई दौरे करेंगे और उसके बाद फिर कोई सियासी राब्ते शुरू हो, ऐसा ही कुछ अभी तक। आगा शाजिब दुरानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदुखेल साहब आपका, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो मईशत के मैदान में कुछ बेहतर खबरें, कुछ मुस्बत अशारी हैं, उन पर डॉक्टर फ़ारूक सलीम से बात करेंगे और मुस्तकबिल का लाइन ऑफ एक्शन हुकूमत का क्या होना चाहिए, जो भी मुंतखब हुकूमत होगी डॉक्टर फ़ारूक सलीम क्या समझते हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मईशत की, और पहले हिस्से में हमने बात की सियासत की, और सियासी मैदान में जो सूरत हाल है वो इंतखाबात की तारीख के हवाले से काफ़ी अरसे से एक सवालिया निशान था। वो सवालिया निशान दूर होने के बाद जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है उन पर सियासी लोगों से बात की, लेकिन मईशत के मैदान में भी हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, और हर वक्त खबर जो है वो मनफी नहीं होनी चाहिए, मुस्बत चीज़ें भी खबर होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया है। 3 नवंबर को जो है तकरीबन 10:34 पर बेंचमार्क था कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 347 पॉइंट्स या 0.66% इजाफे के बाद 53,004 पॉइंट्स पर पहुंचा। ये तकरीबन 6.5 साल बाद हुआ, और लाजमी सी बात है ये सारी कोशिशें या ये जो सारी एफर्ट्स थी, हम देखते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट में आने के बाद सिविलियन साइड हो या मिलिट्री साइड हो, उन्होंने बड़े सख्त फैसले लिए, चाहे वो अफगान महाजरीन के इनखला का मामला हो, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग को रोकना हो, चाहे वो चीनी और गंदम और ईरानी डीजल की स्मगलिंग को रोकना हो। ये सारे इकदाम ऐसे थे जिन्हें सियासी हुकूमत में करना ज़रा आसान नहीं होता था, लेकिन निगरान हुकूमत चूंकि पॉलिटिकल बैगेज नहीं था केयरटेकर गवर्नमेंट का, और उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में फैसले लिए। न सिर्फ फैसले लिए बल्कि इन्हीं इदारों ने जो कि सियासी हुकूमतों के मातहत काम करते हैं, उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया और रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इंतखाबात के बाद इस सारी जो डिसीजन मेकिंग है इसको लेकर हमें कैसे चलना है, और माशी उमूर के माहिर इस बेहतर कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, और आगे चलने के लिए सियासी लोगों के लिए क्या चैलेंजेस होंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस थी, या जो ओवरऑल इस वक्त हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, बेहतर होती हुई नजर आती है। खासकर आलमी बैंक भी यही कहता है कि 2025 तक अगर हम इसी तरह चलते रहते हैं तो जो महंगाई की शरह है वो मौजूदा जो शरह है 29%, उससे कम होकर 17% तक जा सकती है। लेकिन ये अगले 2 साल के जो चैलेंजेस हैं उन्हें हम कैसे अबूर करेंगे, मौजूदा कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, और मुस्तकबिल के लिए क्या टाइमलाइन देंगे गवर्नमेंट को? देखिए, स्टॉक मार्केट चाहे पाकिस्तान की मार्केट हो या दुनिया की कोई मार्केट हो, वो या तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो जज्बात हैं सरमायाकारों के, उसके जोर पे बढ़ती है। मुझे महसूस ये हो रहा है कि चाहे वो पाकिस्तानी सरमायाकार हों या बैरूनी सरमायाकार हों, उनको नजर आ रहा है कि शायद पाकिस्तान की माशी हालात जो हैं वो बेहतर होने वाले हैं, और उस जोर के ऊपर पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो हमने पिछले कुछ दिनों से देखा वो बढ़ती चली जा रही। कुछ जो वजूहात बुनियादी जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल वजूहात होती हैं, वो जो 2 बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने नजर आई हैं। एक तो पाकिस्तान का जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, और उनकी कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उन्होंने बेतहाशा प्रॉफिट दिखाया है। साथ ही साथ जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने मिलके कोई मजमूई प्रॉफिट जो है वो 800 से 900 अरब रुपया दिखाया है, और ये 2 सेक्टर जो हैं ये मिल के पूरी मार्केट को उठा रहे हैं। सही। 2 और वजूहात हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से सामने आई हैं। कपास की जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 80% उसमें इजाफा नजर आ रहा है। कहीं 6 से 7 मिलियन बेल्स का अराइवल ऑलरेडी हो चुका है, और तवक्को ये है कि ये कहीं
10 मिलियन बेल पे जाएगा। सही। फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई $3 बिलियन की राइस की एक्सपोर्ट हुई है। सही। तो पॉजिटिव फंडामेंटल्स भी हैं और जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और मैं समझता हूं कि उनके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई 6.5-7 साल के बाद अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर हम इन चीजों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, हम ये देखते हैं कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, आप भी इकोनॉमी के माहिर हैं और जो दीगर जो मईशत के माहिर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने माशी फैसलों को सियासी फैसलों के साथ जब जोड़ के करते हैं तो नुकसान होता है। आपके ख्याल में इस वक्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, उसे फैसले लेने में आसानी हो रही है? गो कि वो बहुत सख्त फैसले हैं, अवाम उससे काफी हद तक हमें मुतासिर नजर आती है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे नंबर्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे IMF या वर्ल्ड बैंक के सामने, वहां हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रही है। जी, दो बातें आपने की हैं, दुरुस्त है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में माशी फैसला साजी पिछले कई सालों से सियासी एजेंडों के तहत होती रही है, और मेरा कंक्लूजन यही है कि बिकॉज हम माशी फैसले सियासी एजेंडों के तहत या सियासी असर रसूख के तहत करते रहे हैं, तो फिर हम इस बुरे हाल पे पहुंचे हैं। सही। और पिछले कुछ महीनों से एक गैर सियासी हुकूमत है, वो फैसला साजी कर रही है, और वो सियासत के असर रसूख में रहते हुए वो फैसले नहीं हो रहे, और हमें मस्बत असरात जो है वो नजर आ रहे हैं। सही। यहाँ पे एक तफरीक ये करना जरूरी है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंतजामी इक़दामात, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यस, और दूसरा कहलाता है पॉलिसी। सही। अभी तक जो कुछ हमें नजर आया है वो इंतजामी इक़दामात की शक्ल में नजर आया है। सही। अभी कोई पॉलिसी जो है, ठोस किस्म की पॉलिसी सामने नहीं आई है। सही। जितने भी मस्बत असरात आपको नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ इंतजामी इक़दामात के नतीजे में आ रहे हैं। सही। अब इंतजामी इक़दामात में का प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो उनकी लिमिट होती है, वो एक लिमिट जब हिट कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाती है। सही। दूसरा उनका इशू ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं होते, वो देर पा नहीं होते। सही। अब जरूरत इस चीज की है कि इंतजामी इक़दामात से बाहर निकल के जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कोई ठोस किस्म की पॉलिसी सामने लाएं, वरना ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वो देर पा नहीं होगी। सही। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर कबल एक वजात मसूद साहब की तहरीर गुजर रही थी नज़र से, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, मंडी पर सरमायादारों का एतमाद बहाल हो, मौसमी हालात साजगार रहें, और अशराफिया को मिलने वाली, इस जुमले पर जरा जोर दूंगा, अशराफिया को मिलने वाली $17.4 अरब की तरक्याती और गैर तरक्याती मराद पर अगर हम नजरसानी कर सकते हैं तो हम माशी क्राइसिस से निकल सकते हैं। आपके ख्याल में ये कौन से 17.4 बिलियन हैं जिनका जिक्र अंदाजन कर रहे हैं वजात मसूद साहब? जी, ये कुछ अर्सा पहले जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी तरफ से एक तखमीना लगाया गया था कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो खास मोनोपोलीज को और खास वेस्टेड इंटरेस्ट को, बड़े बड़े ग्रुप्स को कोई $17 अरब का सब्सिडीज और ग्रांट्स दी जाती हैं। सही। ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो सोल्यूशन बता रहे हैं वो दुरुस्त है। वो ये बता रहे हैं कि हमें एक फंडामेंटल जो है वो तब्दीली चाहिए होगी, स्ट्रक्चरल तब्दीली चाहिए होगी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सही। पॉलिसी चाहिए होगी, सिर्फ और सिर्फ इंतजामी इक़दामात के नतीजे में जो है वो देरपा असरात हमें नहीं मिलेंगे। सही। ये सब्सिडीज और ग्रांट्स का जिक्र कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के उमरा, जो पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान की मोनोपोलीज, जो पाकिस्तान के कार्टेल्स जो हैं, वो पाकिस्तान की मईशत से एक्सट्रैक्ट कर लेते। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, आपकी बात से मुझे यह तासुर मिला कि ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट हो सकता है, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की, खासकर SIFC को जहन में रखते हुए, तो आपके ख्याल में जो SIFC के सेक्टर्स हैं जिनमें माइंस एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनमें से किस पर अगर आने वाली जो भी हुकूमत होती है वो अगर ज्यादा फोकस करती है तो बेहतर माशी आशारिये उन्हें मिल सकते हैं? देखिए, किसी एक सेक्टर पे नहीं, ये तो मल्टी सेक्टर अप्रोच होगी और बहुत सारे सेक्टर्स को इकट्ठे हमें फोकस में रखना होगा। इसमें एग्रीकल्चर में मुझे बहुत पोटेंशियल नजर आता है। जो तखमीने
जो एस्टिमेट्स हमारे सामने आए हैं, खासतौर पे वर्ल्ड बैंक के हवाले से, उनका कहना यह है कि जो गंदम का हद है हमने 27 मिलियन टन का रखा है, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो 80 मिलियन टन का है। एक्सपोर्ट के हवाले से वर्ल्ड बैंक की फिगर्स कहती हैं कि अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 30-31 अरब डॉलर पे है, जो पोटेंशियल है वो कहीं 88 अरब डॉलर की है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर है, IT सेक्टर के अंदर बहुत सारा जो है वो पोटेंशियल नजर आता है। डॉक्टर साहब, एक चीज जो आपसे चाहूंगा कि आखिरी एक आध मिनट है और अगर आप उसे ब्रीफली और समराइज कर सकें, जो आप भी पॉइंट उठाते हैं, मैंने सवाल भी उठाया था कि जो हमारे माशी फैसले हैं उन्हें हम सियासी फैसलों से दूर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या एक मैकेनिज्म हो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बनाने की जरूरत हो, या अगले जो भी वजीर आजम पाकिस्तान जो भी मुंतखब होते हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, वो कैसे अलग कर सकते हैं माशी फैसलों को सियासी फैसलों से? देखिए, पिछले 50 साल की माशी तारीख गवाह है, ममालिक हमारे सामने हैं और वो बेशुमार ममालिक हैं, उनमें साउथ कोरिया है, ताइवान है, मलेशिया है, वियतनाम सामने आता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जर्मनी, कनाडा, बेतहाशा ममालिक ने जो अपनी माशी पॉलिसी साजी है उसको सियासी असर रसूख से निकाल दिया है। हमारे करीब जो ममालिक हैं उनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया बड़ी हद तक है। डॉक्टर साहब, 30 सेकंड्स में हम कैसे उसे अलग कर सकते हैं सियासी फैसलों से मईशत को, अगर 30 सेकंड में प्रिसाइज कर सकें? देखिए, एक फायरवॉल क्रिएट करनी होगी मईशत और सियासत के दरमियान। जो माशी फैसला साजी है उसको डेलीगेट करना होगा, माशी जो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ उनके तहत देना होगा। जो भी फैसला साजी मईशत के हवाले से करनी है वो डेटा के बेस के ऊपर होगी, वो एविडेंस के बेस के ऊपर करनी होगी, वो सियासत और सियासी फायदों के नतीजे फायदा देखते हुए से उसको अलग करना होगा। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जब हम देखते हैं पाकिस्तान अपने ट्रैक पर आने लगता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो एक दहशतगर्दी का जैन है वो बोतल से बाहर आ जाता है, और उसके लिए हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में चाहे पसनी हो या फिर जो है मियाँ वाली का इलाका हो या फिर KPK में DI खान का इलाका हो, वहाँ पर दहशतगर्द फ़ाल होते हैं। ये सारी वजूहात क्या हैं? क्या इनकी कनेक्टिविटी हालिया इंतखाबात के जो ऐलान है उसमें जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आती है तो दुश्मन एक्टिवेट हुआ है, या फिर जो अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है जिससे बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं, बहुत से यहाँ बैठे लोग मुतासर हो रहे हैं, बहुत से वहाँ बैठे लोग मुतासर हो रहे हैं, तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे हालिया जो दहशतगर्दी की लहर है उस पर, उसके असरात पर, और उसे कैसे कट डाउन करने की ज़रूरत है। हमारे साथ होंगे माहिरीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन की, जहां हमने देखा कि पॉलिटिकल मैदान में और इकॉनमी के मैदान में मुस्बत खबरें आना शुरू हुई तो पाकिस्तान के बाहर बैठे दुश्मन और उनके अंदरूनी जो सहूलतकार हैं उनके लिए ये परेशानी का बायस था, और उसी के नतीजे में हमने देखा कि 3 और 4 नवंबर के जो दिन हैं इनके दरमियान 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए। एक बलूचिस्तान के साहिली शहर पसनी में हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और उसके अलावा जो है इस हमले के अलावा हमने देखा कि मियाँ वाली पर एयरबेस पर भी एक अटैक किया गया। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये 3 जो हमले थे, इनमें पसनी के हमले में 14 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन मियाँ वाली एयरबेस का जो हमला था उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 9 के करीब दहशतगर्दों को जानम वासिल किया, और डेरा इस्माइल खान में भी 2 से 3 एहलकार जो है पुलिस के वो निशाना बने एक धमाके का। ये 3 वाकयात थे जो हुए, और इन 3 वाकयात के साथ हैरानकुन तौर पर जब एक तरफ दहशतगर्दी का स्विच मुल्क में ऑन किया गया, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर उन्हीं मुल्क दुश्मन अनासिर ने जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनके जो सहूलतकार या जो ट्रॉल्स या टाउट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने एक जिसे कहते हैं एक सोशल मीडिया पर जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। और हैरानकुन तौर पर यह है कि 3 नवंबर की रात से हिंदुस्तानी जो रॉ के अकाउंट्स हैं या उससे जुड़े हुए जो अकाउंट हैं जिनमें फ्रंटल फोर्स है, बाबा बनारस है और दूसरे ऐसे कई अकाउंट्स हैं, उन्होंने ये इशारे देना शुरू कर दिए थे कि कोई बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ी खबरें होने जा रही हैं। हैरानकुन तौर पर ये तो वो अकाउंट्स हैं जो इंडियन रॉ या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि
मौजूदा जो सियासी लोग हैं पाकिस्तान में, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की बहुत सी चीज़ों को उठाकर कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाने की कोशिश की, जैसा कि एक माहौल बनाया गया था। हमने देखा था कि सानिया लसबेला के दिनों में उस वक्त भी ये सारी सूरत हाल हमारे सामने थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की गई और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं, जो शुहदा की फैमिली हैं, उनके जिसे कहते हैं एहसासात को मजरूह करने की कोशिश की गई। ये सारी सूरत हाल थी, लेकिन एक जो सबसे अहम बयान था वो हमने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने दिया और उसमें बहुत वजन है इस बात में और बहुत क्लैरिटी नज़र आती है। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि दहशतगर्दों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हर वो दुश्मन जो बाहर बैठा है वो एक है और इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मकसद है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का वो एक ही नज़र आता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चाहूँगा कि उनसे बात करूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में कैसे आप देखेंगे इन सारी सूरत हाल को? पसनी का वाक़या, फिर मियाँ वाली एयरबेस का अटैक और DI खान के अटैक्स, ये सारी चीज़ें बैक टू बैक उसी वक्त क्यों होती हैं जब पाकिस्तान में कुछ बेहतर चीज़ें होने लगती हैं? बैरूनी कुव्वतें हैं और कुछ हमारे अंदरूनी अनासर हैं, वो ये नहीं चाहते कि मुल्क में मुआशी या सियासी इस्तेहकाम हो, और जब मुल्क इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की जानिब राग़िब है तो ये एक्टिविटीज़ में स्पाइक, और ये पिछले 3 महीने से एक दहशतगर्दी के वाक़यात और इनका एक तसलसल जारी है। और ये हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो दिन रात काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में मशगूल हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, और इनका पूरा एक नेटवर्क है, अब उसके गिर्द घेरा बड़ा तंग हो रहा है। और जब वो स्पेसेस स्क्वीज हो रही हैं, वो ड्रेन हो रहा है स्वैम्प जिसमें ये फिश फ्लाई, तो अब वो डेस्परेट होके हार्ड टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, और उनके बैरूनी हैंडलर भी उतने ही डेस्परेट, बल्कि उससे ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं। और इसलिए उन्होंने इनको भी ये मेरे ख्याल है हैंडल कर रहे हैं कि अभी आप हार्ड टारगेट्स की तरफ जाए। और आपने देखा है कि वो और मारा और पसनी के दरमियान एक फौजी काफिले पे हमला हुआ, उसके बाद ये मियाँ वाली बेस पे हमला हुआ, दोनों हमले पसपा के, और मियाँ वाली बेस पे जो हमला हुआ उसमें उनको की डेथ्स हुई और उसके बाद बगैर किसी नुकसान के उसको बचा लिया गया। तो इसके बाद हमने देखा कि 3 नवंबर के बाद कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल थे जिनके नाम भी बड़े ग्रोटेस्क किस्म के हैं, कि बाबा बनारस, तो वो कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो बड़ा है, उनको तो पहला कड़ियां मिली हुई थी, वही वो राशिद वली साहब, जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिन्होंने सानिया लसबेला पे जिसे कहते हैं वो शुहदा की फैमिलीज को के एहसासात को मजरूह किया, जिन्होंने 9 मई को सारे उस काम की हिमायत की जो कुछ हो रहा था, वो एक बार फिर हमें फाल होते हुए ट्विटर पर नजर आए। गो के वो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, गो के वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रियासत को अब क्या करने की जरूरत है? देखें, ये ऐसे लोग हैं जिनका ना दानिश्वरी से कोई ताल्लुक है, ना हुब्बुल वतनी से कोई ताल्लुक है। दे हैव सोल्ड देयर सोल टू द डेविल। तो अब ये उन बैरूनी जो रॉ जैसी एजेंसियां हैं, उनके आलाकार हैं, उन्हीं के माउथ पीस हैं, उन्हीं से अपना नैरेटिव सिंक करके बातचीत करते हैं। और इनका उस पार्टी से तो ताल्लुक बराए नाम था, ये इनका ताल्लुक सिर्फ पैसे से है, जो कि ये अपने व्यूज से बनवाना चाहते हैं, अपनी गैर जिम्मेवाराना गैर हुब्बुल वाली बातों से। और ये जो इसके बाद उन एजेंसियों से जो रिम्यूनरेशन लेते हैं वो उसके अलावा होगी। तो इनका किसी सियासी पार्टी से मेरा नहीं ख्याल कोई। लेकिन जो सूरत-ए-हाल हमें नजर आती है और जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हालिया जो क्रैकडाउन है स्मगलर्स के खिलाफ हो या फिर उसके अलावा जो दीगर इकदामात हैं, उससे ये आपको नहीं लगता कि रियासत पाकिस्तान ने जहां पर हाथ डाला है बिल्कुल ठीक डाला है, जिसके नतीजे में जो बैरूनी दुश्मन है, जो अंदरूनी सहूलतकार हैं, सब मिल के इकट्ठे होकर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी और उस दहशतगर्दी के जो है ना फैलाने में मुलव्विस हैं? जी, जिस भी आप इंसर्जेंसी या दहशतगर्दी की कैंपेन का तारीखी तौर पे भी जायजा लें तो ये अमर वाज़ेह हो जाता है कि जब ड्रेन किया जाता है स्वाम, एक शिद्दत और डेस्परेशन में आखिरी लास्ट गैस अटैक करते हैं। और ये वो अटेम्प्ट्स हैं
में वो अपना पूरी कुव्वत मरकूज करके दोबारा ये हार्ड टारगेट को बिल्कुल आखिरी आपकी अटेम्प्ट है, उसके बाद आपके पास रिजर्व में नहीं है। तो अब वो उनकी स्टेज आ चुकी है और ये उन काइनेटिक ऑपरेशन है जो लगातार हो रहे हैं। अब रोजाना जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कोशिशें होती हैं पाक अफगान बॉर्डर से, जिसको फाइल किया जा रहा है। इसी तरह कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रॉस कॉन्सल बलोचिस्तान में होती हैं, उसको फाइल किया जा रहा है। और अब इनके खिलाफ चूंकि घेरा तंग हो रहा है, सांस इनका घुट रहा है, इनके जो सरदार है तारकीन वतन की सूरत में जो कुछ उनके सामने हुए थे वो भी कत्ल किए जा रहे हैं, तो उनमें एक इज़्तिराब है और ये चाहते हैं कि ये जाते जाते ये कोई ऐसा इस किस्म का ये इंतशार क्रिएट करें जिससे उनका जो ये बयानिया है या उनका जो मकसद है माशरे में अफरा तफरी, इंतशार, फियर फैलाना, उसको एक नई तकवीयत मिले। सही। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज और जो इस वक्त हुकूमत के सामने चैलेंज है, चूंकि हम दहशतगर्दी का जो फ्रंट है उस पर हमें नजर आता है कि मुसलसल एक लड़ाई है और ये जिसे कहते हैं एक तवील लड़ाई है, जिसे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे लड़ रहे हैं। लेकिन हालिया जो वाकयात हैं उसके बाद अब खासकर मुल्क में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन के साथ साथ ये जो एक दहशतगर्दी का मामला है, कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में हुकूमत के लिए और हुकूमत को कैसे इससे निपटना चाहिए? जी, हुकूमत के लिए तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी मुल्क मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जानिब राग़िब होता है तो ये कुव्वतें मैदान में आ जाती हैं और मुज़ाहमत करती हैं, और जबकि एक प्रॉक्सी वॉरफेयर की सूरत में बाहर से उनकी डोरियां हिलाई जा रही हों, तो वो तो चीज़ एक एंटीसिपेटेड है। मगर हुकूमत को इस पे बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों के ज़रिए अपनी जो एक हमारा सफ़र है मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जानिब, इसको कोई डीरेल किया जा सकेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि होल ऑफ द सोसाइटी ऑफ द नेशन रिस्पॉन्स के साथ आगे चला जाए और मुआशरे के हर तबका फ़िक्र का ये इस वक्त फ़र्ज है कि इस जंग में, और इस एक तो बयानिए की जंग है और एक दहशतगर्दी की जंग है, इन सारी महाज पे यकसू होकर मुआवनत की जाए और ना बयानिए की जंग उनको जीतने दी जाए, ना ये दहशतगर्दी की। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर राशिद साहब, आपका ब्रिगेडियर राशिद साद साहब से हमारा फनी जैसे कहते हैं टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर रब्ता नहीं हो पाया, लेकिन नाजरीन ये एक बेचेहरा जंग है जो कि तवील भी हो सकती है और सब्र आजमा भी हो सकती है, लेकिन इस तवील जंग को साफ जहन और पुख्ता इरादों और गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन के साथ अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के लड़ना होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।